नमस्कार दोस्तों, इसकी स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। राहुल हल्दर जी के द्वारा लिखित हिंदी उपन्यास भूतिया जंगल। सिगरेट के राख को फेंक उसको फिर से होठों के कोने पर रखे जयदीप सिंह, लखनऊ थाने के इंस्पेक्टर जयदीप सिंह इलाके के क्रिमिनलों के लिए साक्षात यमराज हैं। नेता भी उनसे बचकर ही रहते हैं। बहुत से समाज विरोधी उनके सामने झुकने को मजबूर हुए हैं। सिगरेट के धुएं को छोड़ते हुए ध्यानमग्न दृष्टि से सामने बैठे आदमी को नीचे से ऊपर तक नाप रहे थे जयदीप। उस आदमी की उम्र यही कोई 30 से 32 होगा। चेहरा अच्छा है पर आंख चिंता के कारण अंदर धस गए हैं। सिर के बाल सही नहीं हैं। शर्ट का एक बाह मुड़ा हुआ और दूसरा कलाई के पास झूल रहा है। जयदीप समझ गए कि यह आदमी किसी कारणवश बहुत ही चिंतित है। लॉकअप में पिटाई के कारण जयदीप के बाल पसीने से भीग गए हैं। माथे से गिरते पसीने को पोंछ उस आदमी से बोले, हाँ बोलिए, क्या बात है। वह आदमी कुछ बोलना चाहा पर चुप हो गया। जयदीप खींचकर बोला, जो बोलना चाहते हैं वह साफ साफ बोलिए। आदमी बोला, सर मेरी बहन नहीं मिल रही है। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र सनी है। मैं यहीं इंदिरा नगर कॉलोनी में रहता हूँ। क्या आप दिग्विजय सैनी जी के परिचय के हैं? हाँ सर, वह मेरे पिताजी हैं। साल भर पहले ही उनका देहांत हुआ। हाँ सुना था। तो आपकी बहन लापता है? नहीं सर, इसे ठीक लापता नहीं कह सकते। तो क्या किडनैप? यह नहीं जानता सर। अच्छा, तो फोन किए थे? हाँ, पर फोन स्विच ऑफ था। एक बात कहता हूँ, बुरा मत समझिए। किसी अनजाने प्रेमी के साथ भागने की संभावना? नहीं सर, उसका एक बॉयफ्रेंड है आशीष, मेरे दोस्त का ही भाई है। उनके बारे में हम जानते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है। तो क्या बात हो सकती है? सर मुझे लगता है उनके साथ बैरिया में ही कुछ हुआ है। अब जयदीप कुछ आगे झुककर बोला, बैरिया? यह क्या है? सामने रखे पानी की बोतल से थोड़ा सा ठंडा पानी पीकर राजेंद्र ने बोलना शुरू किया। मैं जितना जानता हूँ वह सब आपको बताता हूँ। आशीष और मेरी बहन मानसी को बहुत ज्यादा एडवेंचर का शौक था। केवल वही नहीं, उनके साथ 2 दोस्त और भी रहते थे। अद्भुत व रहस्यमय जगहों पर घूमने जाना, वे वहां से रहस्यमय तथ्यों को संग्रह करना, यही सब था उनका नशा। आशीष लड़का बहुत ही अच्छा है, पर उसका यह एडवेंचर वाला नशा मुझे जरा भी पसंद नहीं था। लेकिन मानसी उसे पसंद करती है और इस पृथ्वी पर मानसी के अलावा मेरा कोई नहीं। इसलिए बहन की खुशी में ही मेरी खुशी है। काम की वजह से मुझे अक्सर बाहर जाना पड़ता है, पर इस बार जब गया था, यह 5 दिन पहले, एक दिन मानसी का फोन आया। वह बोली कि वह अपने 3 दोस्तों के साथ बैरिया के पास जंगल में घूमने जाएगी। जंगल के नाम को सुनकर मैंने मना किया था, लेकिन वह मेरी किसी भी बात को नहीं सुनती। मैंने यह भी पूछा था कि उस जंगल में ऐसा क्या है जो जाना ही पड़ेगा। मानसी ने कुछ बताया था मुझे, पर मोबाइल के नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण ठीक से कुछ सुन नहीं पाया। इसके बाद 4 दिन पहले घर लौटकर मैंने हजारों बार फोन किया, पर कोई बात नहीं हुई। मैंने अपने दोस्त श्याम से भी पूछा कि उसने अपने भाई यानी आशीष से कुछ बात हुई या नहीं। उसने भी बताया 4 दिन से उसके भाई का फोन नहीं लग रहा। सर, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम जरूर हुआ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं, इसलिए आपके पास आ गया। मुझे पता है कि आप मेरे पिताजी के स्टूडेंट थे। कुछ कीजिए सर, प्लीज। जयदीप माथे पर हाथ रखकर कुछ देर सोचे, फिर किसी को बुलाने लगे। भोला जल्दी से इधर आओ। एक हाफ शर्ट वाला हवलदार जल्दी से भागते हुए आया। आप थोड़ा सा लाल है, लगता है सो रहा था। जयदीप उसकी तरह गुस्से से भरे आंख से बोले, अच्छा, बैरिया जंगल के पास कोई थाना है या नहीं, पता करो, और अगर है तो उनके साथ संपर्क करो। 4 लड़के लड़कियां शायद लापता हैं। अब जयदीप राजेंद्र की तरफ देखकर बोले, अपनी बहन की कोई तस्वीर लेकर आए हैं? राजेंद्र ने बैग से एक पासपोर्ट साइज की फोटो निकालकर जयदीप के हाथ में दिया। जयदीप ने उसे हवलदार के हाथ में देकर कहा,
अब आप घर जाइए और थोड़ा धैर्य रखें, उनका खोज हम जरूर पाएंगे। 2 दिन बाद जयदीप के फोन के कारण राजेंद्र गाड़ी लेकर निकल गए थे। दोनों आंखों से आंसू गिर रहे हैं उसके। गाड़ी तो वह चला रहे हैं, पर आंखों के सामने केवल मानसी का हंसमुख चेहरा घूम रहा है। मानसी शायद अब नहीं लौटेगी या कभी नहीं लौट कर आएगी। 2 घंटे पहले जयदीप का फोन आया था राजेंद्र के पास। जयदीप का कहना था बैरिया का एक बड़ा जंगल है और उस जंगल के दूसरी तरफ कुछ किलोमीटर दूर एक नगर है, नाम है उतरौला। कल रात जयदीप के पास फोन आया कि एक बीमार लड़का भर्ती हुआ था उतरौला के किसी एक हॉस्पिटल में। लड़का कह रहा था कि उसके 3 दोस्त मर चुके हैं और यह बात सुन लोकल लोगों ने ही थाने में बताया। जयदीप के कहे अनुसार उस लड़के को लाया गया है लखनऊ हॉस्पिटल में। बीमार लड़का कोई और नहीं, वह है आशीष। हॉस्पिटल पहुंचते ही राजेंद्र की तरफ एक आदमी आया। राजेंद्र ने देखा कुछ ही दूर इंस्पेक्टर जयदीप सिंह व भोला हवलदार एक डॉक्टर के साथ कुछ बातें कर रहे हैं। राजेंद्र की तरफ आए आदमी ने उसके हाथ को पकड़कर जोर से रोने लगा और बोला, सॉरी भाई, आई एम वेरी वेरी सॉरी। राजेंद्र ने इस पर कोई उत्तर नहीं दिया, केवल लड़खड़ाती आवाज में बोला, श्याम, जब तुम्हारे भाई ने खुद को बचा लिया तो वह शायद मेरी बहन को भी बचा सकता था। बात को समाप्त कर वह आगे बढ़ गया जयदीप की तरफ। कुछ ही दूर उसकी नजर गई एक महिला की तरह जो बेंच पर बैठी हुई है। वह भी रो रही है, पर राजेंद्र उस महिला को पहचान नहीं सका। राजेंद्र बोला, आशीष कहाँ है? मैं उसके साथ बात करना चाहता हूँ। जयदीप बोले, नहीं, यह तो अभी अलाउ नहीं है। इसके अलावा क्या सर? जयदीप कुछ देर सोचकर बोले, लड़की को बहुत ही चोट लगी है, देखकर लग रहा है किसी भयंकर ट्रॉमा में है। रह रहकर कांपने लगता है। अभी तो वह ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने सावधानी से बातचीत करने को कहा है। राजेंद्र जब जयदीप के साथ आशीष के वार्ड में जाकर पहुंचे तब दरवाजे के बाहर से ही देखा कि आशीष अंदर बेड पर बैठा हुआ है। पूरा शरीर लकड़ी की तरह सूख गया है। दोनों आंखें अंदर की तरफ धंस गए हैं। पूरे शरीर में बहुत सारी चोटों के चिन्ह और किसी किसी जगह चमड़ी के मांस के साथ फट गए हैं, मानो किसी ने चाबुक से बहुत मारा हो। राजेंद्र का मन और भी डर गया और उन्होंने सोचा मानसी को शायद किसी ने इसी तरह मारा होगा, बहुत अत्याचार किया होगा, लेकिन आशीष ने अपने आप को बचाने के लिए मानसी को छोड़ भाग आया। जयदीप बोले, देखने से लग रहा है कि किसी ने चाबुक से मारा है। मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं यह चाबुक की चोट नहीं है। यह बात कुछ अविश्वसनीय है, लेकिन उन चोट की जगहों से किसी ने खून चूसा है। राजेंद्र आश्चर्य होकर बोला, खून चूसा है? डॉक्टर क्या मजाक कर रहे हैं? जयदीप बोले, अविश्वसनीय है, पर सच यही है। मैंने ब्लड रिपोर्ट देखा है, उनके शरीर में ब्लड बहुत ही कम है। अगर बहुत बड़ा कटने की चोट लगे तो इतना ब्लड गिर सकता है, पर ऐसा कोई बड़ा कटने के चिन्ह नहीं है। जो भी हो, हमारे पास यही कोई आधे घंटे का समय है, तब तक चलो आशीष से कुछ पूछ लेते हैं। जयदीप, राजेंद्र और श्याम अंदर गए आशीष के वार्ड में। आशीष बिना शर्ट पहने बैठा हुआ है। पूरा शरीर अस्वाभाविक तरीके से पतला हो गया है, बीच बीच में कांप भी रहा है वह। राजेंद्र को देखते ही आशीष जोर से कांप उठा और रोते हुए बोला, बचा नहीं पाया, मानसी को बचा नहीं पाया। जयदीप ने एक गिलास पानी देकर आशीष को शांत कराने लगे। राजेंद्र को उसे देखकर लगा कि आशीष सच में बहुत डरा हुआ है। पूरे 10 मिनट लगे, तब आशीष थोड़ा शांत हुआ। जयदीप आशीष के सामने कुर्सी पर बैठकर बोले, अच्छा आशीष, अब मुझे बताओ तो उस बैरियर जंगल में क्या हुआ था? जंगल का नाम सुनते ही उसके दोनों आंख डर से फैल गए। डर के कारण वह मानो कांपने लगा। जयदीप उसे संभालते हुए बोले, डरो मत आशीष, तुम यहाँ पर सुरक्षित हो, लेकिन उस जंगल में क्या हुआ था यह हमें जानना जरूरी है। राजेंद्र और श्याम दोनों ही आशीष को देख रहे हैं। आशीष खुद को थोड़ा संभाला और फिर बोलना शुरू किया, मैं, मानसी, राहुल और विवेक, हम चारों ही विभिन्न रहस्यमय जगहों पर घूमना पसंद करते थे। बहुत सारी किताबों को पढ़कर उन जगहों के बारे में जानता और वहां घूमने जाते।
उन सब जगहों में के बहुत सारे तथ्यों को हम खोज करते थे। ज्यादातर भूतिया जगहों पर ही हम जाते थे। कुछ दिन पहले विवेक ने पता लगाया कि बलरामपुर से कुछ 2 घंटे की दूरी पर बैरिया के जंगलों में एक भूतिया जगह है। वहाँ के आसपास नरक के द्वार मृत लेजेंड प्रसिद्ध है। हम लोग जानते थे कि बलरामपुर में विवेक के चाचा का घर है, इसलिए हमने तय किया कि 3-4 दिन के लिए वहां जाएंगे और यह डरावनी माइथोलॉजी क्या है उसे जानकर आएंगे। उसके चाचा व चाची को हम लोगों ने सब कुछ बता दिया, लेकिन बैरिया के जंगल में जाएंगे यह नहीं बताया। आशीष ने एक गिलास पानी पिया और फिर से बोलना शुरू किया। दिन था बुधवार। बलरामपुर स्टेशन उतरकर वहां से गाड़ी पकड़ हम पहुंचे विवेक के चाचा के घर। पहले से ही खाने पीने का इंतजाम था, इसलिए दोपहर तक भोजन करके हम लोग निकल पड़े। विवेक ने अपने चाचा चाची से बताया कि हम लोग आसपास घूमने जा रहे हैं, पर हम लोगों को जाना था बैरिया के जंगल में, उस मंदिर के पास जिसे नरक का द्वार कहते हैं। करीब 1.5 घंटे बाद हम वहां पहुंचे। रिक्शा व कोई गाड़ी राजी नहीं हुई उस जंगल वाले गांव के पास जाने के लिए, और चलकर जाने में बहुत समय लग सकता है क्योंकि वहां से दूरी लगभग 5 किलोमीटर थी। हम सोचने लगे क्या किया जाए। तभी एक रिक्शा वाले ने कहा वह हमें उस जंगल के पास छोड़ देगा, लेकिन उसके लिए 100 रुपए लेगा। मानसी ने कहा था कि 5 किलोमीटर के लिए 100 रुपए नहीं, लेकिन बाद में हम सबके कहने के कारण वह भी राजी हो गई। अब सोचता हूँ क्यों हम लोग राजी हुए। जो भी हो, रिक्शा वाले ने जब हमें वहां उतारा तब शाम के 4:30 बजे थे, और जाते समय उस आदमी ने कहा था ज्यादा अंदर मत जाइएगा, लेकिन उस समय तो हमारे दिमाग में अनजानी बातों को जानने का नशा चढ़ा था। जंगल में पैर रखते ही पूरा शरीर न जाने किस डर से कांप गया। चारों तरफ केवल सुनसान, कोई भी नहीं। मानो इस जगह पर सालों से कोई आया ही नहीं। मिट्टी है या नहीं, या तो दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि उस जगह के चारों ओर जंगली लताएं, पत्ते और जंगली फूलों ने घेर रखा था। वह जगह बड़े बड़े पत्तों से इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी नहीं आ रही थी। मानो किसी काले व अंधेरी गुफा में हम लोग खड़े हैं। मुझे एक बात बहुत ही अद्भुत लगा था कि वहाँ के पेड़ पौधे दूसरे पेड़ पौधों की तरह नहीं हैं। उन पेड़ों में कुछ तो ऐसा था कि ना चाहते हुए भी मेरी नजर बार बार उसकी तरफ जा रही थी, और जितनी बार उन पेड़ों की तरफ मेरी नजर पड़ती मेरे शरीर में भय की एक लहर दौड़ जाती। मानसी ने इस बारे में हम सभी से बार बार कहा, इसलिए हमने तय किया कि 30 मिनट के अंदर अगर हम उस मंदिर को नहीं खोज पाए तो वापस लौट जाएंगे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने लगे। बड़े बड़े झाड़ियों से किसी तरह हम आगे बढ़ चले, पर हम जितने भी आगे जा रहे थे मानो वहाँ की झाड़ियां और भी घनी होती जा रही थी। ठीक उसी समय मैंने एक और बात पर ध्यान दिया कि इतने सारे पेड़ पौधे होने के बावजूद कोई कौवे व दूसरी चिड़िया की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, या कहीं वहां एक भी चिड़िया नहीं थी। यह बहुत ही अद्भुत था, पर उस समय हमने ध्यान नहीं दिया। इसी तरह लगभग 20 मिनट और चलने के बाद दिखाई दिया एक जर्जर पुरानी मंदिर। उसे देखकर हम सभी बहुत खुश हुए थे। मंदिर के पास जाने में हमें कुछ और 7-8 मिनट लगे, लेकिन मंदिर के पास जाकर हम सभी को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस मंदिर का कोई दरवाजा नहीं था, और मंदिर चारों तरफ से पेड़ पौधे, जंगली फूल और बड़ी बड़ी लताओं। देखने से ऐसा लग रहा था मानो यह मंदिर झाड़ियों और पेड़ पौधों से ही बना है। उस समय शाम के 5 बज रहे थे, लेकिन वहां पर कुछ ज्यादा ही अंधेरा था। राहुल ने कहा कि भाई चलो यहाँ से निकल जाते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। हम चारों मंदिर के अंदर आए, और अंदर जाकर हम सभी और आश्चर्य हो गए। मंदिर के भीतर मूर्ति व कुछ और नहीं था। वैसा मंदिर विश्वास करो मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसके अलावा वह मंदिर आजकल के मंदिरों जैसा नहीं था, बहुत ही अद्भुत। हिंदू मंदिरों जैसा तो बिल्कुल भी नहीं। मंदिर की दीवारों में नक्काशी किया हुआ ना पहचानने वाली मूर्ति और कई तरह के प्राचीन चिन्ह। मंदिर कितना पुराना है यह ठीक नहीं बता सकता, पर वहां पर बने चिन्ह मानो जगमगा रहे थे। मैंने देखा विवेक मंदिर का फोटो भी लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे प्राचीन मंदिरों व प्राचीन मूर्तियों से बहुत लगाव था।
मैंने यह सब ना देख और भी अंदर देखना चाहा, पर सभी मुझे रोकने लगे। मैंने भी उनकी बात मान ली थी, लेकिन तभी मेरी नजर में आया मंदिर के अंदर दाहिनी तरफ एक छोटा सा कमरा। मैंने कहा कि उस कमरे में क्या है, यह एक बार देख लेते हैं, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। कमरे के अंदर जाकर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं, केवल फर्श पर लकड़ी का बना दरवाजा था। उसे देख मेरा कौतूहल और भी बढ़ गया। सभी के मना करने के बाद भी मैं वहां जाकर उस दरवाजे को जोर से खींचकर खोला। दरवाजे के खुलते ही अंदर से सड़े गले की बदबू बाहर निकल आई। सामने झुककर देखा, एक बड़ा सा गड्ढा दरवाजे के उस पार से ना जाने कहां अनजानी जगह पर चला गया है। उसका अंत कहाँ है कोई भी नहीं जानता। विवेक धीरे से बोला, नर्क का द्वार। लेकिन क्यों इसको नर्क का द्वार कहते हैं, यह समझ नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद ही एक अद्भुत आवाज हम सभी के कानों में आने लगी, मानो यहाँ की झाड़ियों में कोई धीरे धीरे चल रहा है। लेकिन इस सुनसान जगह पर हम चारों के अलावा तो कोई और नहीं है। अब मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा। बाकी तीनों का भी एक ही हाल था। हम सभी ने निश्चय किया कि तुरंत ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। दिसंबर महीना, ठंडी धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए कोहरे की एक चादर जंगल को चारों तरफ से घेर रखा है। शाम जितना ही बढ़ रहा है, कोहरा और भी घना होता जा रहा है। विश्वास करिए, इतना घना कोहरा मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। जंगल से निकलने का रास्ता तो दूर, हम एक दूसरे के हाथ पैर भी ठीक से नहीं देख पा रहे थे। घने कोहरे को भेदकर आगे बढ़ते हुए ऐसा लगा कि हम लोगों ने बाहर निकलने का रास्ता खो दिया है। हमें ऐसे लगा जंगल के पेड़ पौधे, लताएं सभी मानो एक साथ सिर हिला रहे हैं। हमने सोचा शायद तेज हवा चल रही होगी। ऊपर देखा तो कोहरे का एक आवरण हम चारों को ढक रहा है। एक फॉग बॉल जैसा कुछ बना है जो हमें चारों तरफ से घेर रहा है। ऐसा नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा, पर यह सब सोचने का वक्त नहीं था। शाम के 6 बज रहे थे, पर चारों तरफ था काला अंधेरा। टॉर्च जलाने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस घने कोहरे के आगे टॉर्च की रोशनी मानो जुगनू की रोशनी। हम चारों को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी एकाएक आसपास के पेड़ों और झाड़ियों से ना जाने कैसी अद्भुत आवाजें आने लगी, मानो यह पेड़ पौधे हमारी तरह ही बात कर रहे हैं। तभी ऐसा लगा कि आसपास के पेड़ पौधे, झाड़ियां, लताएं सभी अद्भुत तरीके से हिलने लगे हैं। वह सभी मानो किसी भयानक जानवर की तरह जीवित हैं। तभी मैंने अनुभव किया कि मुझे किसी ने पीछे से जकड़ लिया है। पीछे देखा तो एक जंगली फूल के जैसा कुछ मेरे पीठ से चिपक गया और वहां से खून चूस रहा है। यही सब बाकी तीनों के साथ भी हो रहा था। पास ही देखा तो लताओं ने मानसी, राहुल और विवेक तीनों को पकड़कर उसी तरह उनका भी खून चूसकर बार बार चोट पहुंचा रहे हैं। मैं किसी तरह उस भयानक जीवों से अपने को छुड़ाकर डर के मारे पागलों की तरह आगे भागा, लेकिन आगे दौड़ते हुए भी मेरे ऊपर बहुत सारी भयानक चीजों के हमले हुए और उस कोहरे में रास्ता भटक एक ही जगह बार बार पहुंचता रहा और हर वक्त ऐसा लगता कि कोई उस घने कोहरे में छिपकर मेरा पीछा किए चला आ रहा है। लेकिन जितनी बार भी देखता, उस घने कोहरे कोई जीवित जंतु का अस्तित्व नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो इस जंगल का भी कोई अंत नहीं है। जिधर भी नजर जाती उधर केवल कोहरे से ढका दैत्यकार पेड़ों की पत्तियां, दूर तक फैला हुआ हेलकिन। कुछ देर पहले जंगल ऐसा नहीं था। ऐसे ही भटकते हुए अंत में किसी तरह उस भयानक जंगल पर बाहर निकल आया। अद्भुत तरीके से मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि उस भयानक जंगल में भटकते हुए बीच में एक दिन बीत चुका है। समय मानो अपने आप ही बढ़ गया था उस जंगल के अंदर। जो भी हो, तब तक मेरे पूरे शरीर की शक्ति खत्म हो चुकी थी। साथ में पानी लेकर नहीं गया था, क्योंकि सोचा था 30 मिनट के अंदर हम लोग वापस लौट जाएंगे। किसी तरह साक्षात मौत के हाथ से बचकर बाहर निकल पाया मैं। इतना बात समाप्त कर शांत हुआ आशीष, राजेंद्र, जयदीप और श्याम। तीनों के चेहरे पर अविश्वास की रेखा स्पष्ट है। राजेंद्र बोला, झूठ, वह झूठ बोल रहा है। कहीं इसने ही तो मानसी को नहीं मार डाला? शायद वही करके आया है यह खून। आशीष जोर से रो पड़ा और हाथ हिलाकर ना का इशारा किया।
और फिर चेहरा पकड़कर रोता रहा। इंस्पेक्टर जयदीप राजेंद्र को सांत्वना देता किसी तरह बाहर ले आए और बोले, हाँ, पूरी बात कहानी ही लग रही है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। मांस खाने वाले पेड़ों के बारे में सुना है, ठीक ऐसा ही सुनने में लग रहा है, लेकिन वह इतने बड़े नहीं कि किसी मनुष्य को मार डालें और मनुष्य की तरह दिखें। कुछ तो बात है। जयदीप कुछ सोचने वाले थे, तभी पास से एक महिला आकर बोली, सर, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। वैसे राजेंद्र जी, इनसे परिचय करवा दो। यह है विवेक की चाची जी, जो बलरामपुर में रहती हैं। इन्होंने ही पुलिस के साथ बात करके आशीष को यहाँ लाने की व्यवस्था की। हाँ सर, मैं कह रही थी कि बचपन से ही मैंने उस जंगल के बारे में बहुत भयानक कहानियां सुनी। बहुत सारी कहानियां वहाँ के आसपास के लोगों में प्रचलित हैं। मैंने अपने दादाजी से इस बारे में कुछ कहानियां सुनी थी, लेकिन विवेक ने नहीं बताया कि वह वहां जा रहा है। वह जगह बहुत ही भयानक है सर, वह जगह शापित है। लोग कहते हैं कि उस जंगल के अंदर एक अलग ही दुनिया है, जिसका हमारी दुनिया के साथ कोई मेल नहीं। अगर मैं जानता कि वह सभी कुछ शापित जंगल में जा रहे हैं तो उन्हें कभी नहीं जाने देती। जयदीप गुस्से में बोले, क्या दूसरे दुनिया में जाने का रास्ता? यह क्या पागलों जैसी बात कर रही हैं? सच एक ही है, और वह यह है कि यह लड़का अपने 3 दोस्तों की हत्या करके भाग आया है, और उस जंगल में जब तक नहीं जाएंगे इस रहस्य का समाधान नहीं होगा। इतना बात बहुत गुस्से के साथ बोलकर इंस्पेक्टर जयदीप और राजेंद्र बाहर निकल गए। किसी के न जानते हुए उस समय भी वह महिला यानी निर्मला देवी एक ही बात खुद के मुंह में बड़बड़ा रही थी। जो होना था वह तो हो ही गया। नर्क का द्वार अब खुल गया है। इस समय सुबह के लगभग 10 बजे हैं। लखनऊ हॉस्पिटल के बेड नंबर 103 के पास वार्ड के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं इंस्पेक्टर जयदीप, राजेंद्र और श्याम। श्याम के चेहरे की रेखा असंतोषजनक है। उसे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि राजेंद्र आज भी पुलिस को साथ लेकर आए हैं। उसके मन में एक गुस्सा उभरा है राजेंद्र के प्रति। इसी बीच जयदीप डॉक्टर के साथ बात करने के लिए आगे बढ़ गए और श्याम जो अवसर चाहता था मिल गया। राजेंद्र के पास आया वह और बोला, तुम क्या सचमुच आशीष को खूनी समझते हो? राजेंद्र बोला, देखो श्याम, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने अपनी बहन को खोया है और उसका बॉयफ्रेंड एक कहानी सुना रहा है। मैं उस पर कैसे विश्वास करूं? पुलिस की बातें छोड़ो, लेकिन तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि उसने मर्डर किया? वह प्यार करता है मानसी से। राजेंद्र को इस बारे में बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। अपनी बहन की मृत्यु के बाद किसी के ऊपर विश्वास करना राजेंद्र के लिए मुश्किल है। तभी जयदीप लौट आए। यह देख श्याम ने खुद को संभाला। सब कुछ मनगढ़ंत कहानी है। जयदीप आकर राजेंद्र की तरफ देखकर बोले। यह बात श्याम को अच्छी नहीं लगी। तुरंत इंस्पेक्टर से प्रश्न कर बैठा, आप क्या अभी तक एक बीमार डरे हुए लड़के को खूनी सोच रहे हैं? इंस्पेक्टर जयदीप कुछ विचलित से हुए और श्याम के पास जाकर आंख से आंख मिलाकर बोलने लगे। खून चूसने वाले पेड़ मनुष्य की तरह बातें करते हैं। यह सब कौन विश्वास करेगा? शायद आपका भाई या तो ड्रग्स के नशे में है इसलिए ऐसा बोल रहा है, या फिर मर्डर करने के बाद यह सब कहानी बता रहा है। कह देता हूँ, मैं भी उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसके ठीक होते ही मैं उसे फिर से वहाँ पर लेकर जाऊंगा, क्योंकि बाकी तीनों की लाश खोजकर लाने होंगे और फिर पोस्टमार्टम होने पर सब कुछ पता चल जाएगा। आपका भाई शायद सोच रहा है कि उस घने जंगल में लाश को छुपाने से किसी को पता नहीं चलेगा। 2 दिन बाद उसे वहाँ पर खींच कर ले जाऊंगा। राजेंद्र को भी लेकर जाऊंगा मानसी को पहचानने के लिए, और अगर आप भी चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। श्याम सिर झुकाए खड़ा रहा। इतनी सारी बातें सुनने की आशा उसे ना थी। वह समझ गया कि इस विपत्ति में उसका भाई इतनी जल्दी बाहर नहीं निकल पाएगा, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। उसके घर से किसी ने अभी तक पुलिस स्टेशन नहीं देखा और आज उसके ही भाई पर मर्डर करने का संदेह है। यह सोचकर ही उसका सिर शर्म से फटा जा रहा है। लेकिन नहीं, आशीष को वह अकेला पुलिस के साथ नहीं छोड़ सकता। वह भी उनके साथ उस जंगल में जाएगा और पता लगाएगा कि उस दिन 4 दोस्तों के साथ आखिर हुआ क्या था। ट्रेन के इस खाली डिब्बे में बैठे हैं इंस्पेक्टर जयदीप सिंह एवं उनके सहकर्मी हवलदार भोला, राजेंद्र,
आशीष, श्याम और निर्मला देवी। उतरौला थाने से पहले ही बात हो चुकी है कि वह सभी आज दोपहर तक आ रहे हैं और जितनी जल्दी हो एक सर्च पार्टी उतरौला थाने से तैयार रखी जाए। पांचों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही। जयदीप बीच बीच में कुछ जरूरी फोन कॉल्स कर रहे हैं। श्याम और राजेंद्र के बीच तो कोई बात हो ही नहीं रही, केवल एक दूसरे को कभी कभी घूरते रहते। आशीष के मन में एक उथल पुथल मचा हुआ है। वह नहीं चाहता फिर से उस शापित घने जंगल में जाना और फिर से उस तरह के दिन को देखना जहाँ वह अपने प्यार मानसी को छोड़ आया अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन कोई उपाय नहीं है। पुलिस के संदेह तालिका में उसका नाम सबसे ऊपर है। आज वह भी जानना चाहता है कि उस दिन किसने उस पर हमला किया था। यह सब कुछ उसके ही मन की भूल है। उसके सभी प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं उस जंगल में। पहुंचते पहुंचते दोपहर बीत गया। शीतकाल का समय होने के कारण धूप मानो कहीं खो गई है और एक ठंडी हवा चारों तरफ बह रही है। शरीर के भीतर तक कपा दे यह ठंडी हवा। बलरामपुर स्टेशन पर उतरकर इंस्पेक्टर जयदीप कुछ सोचने लगे, फिर आशीष से जानना चाहा, वह जंगल यहाँ से कितनी दूर है? इस समय जाया जा सकता है? आशीष क्या जवाब दे समझ नहीं पाया। यह सुन निर्मला देवी बोली, सर, मेरा मानना है उस जंगल में अभी मत जाइए। शाम होने को आई है। आप शायद मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन वह जंगल रात को बिल्कुल भी सुविधाजनक नहीं है। इससे अच्छा मेरे घर ही आज रात काट सकते हैं और कल सुबह जाइए। सभी ने सोचा था जयदीप शायद निर्मला देवी की बात को नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ सोचकर कल सुबह ही उन्होंने उस जंगल में जाने का विचार किया। दीवार पर टंगी हुई घड़ी बता रही है कि उस समय शाम के 6:30 बज रहे हैं। उतरौला थाने के कमरे में बैठकर खिड़की से बाहर देख रहे हैं जयदीप। बाहर कोहरे की नम चादर धीरे धीरे शीतकाल की शाम को घेर रही है। आसपास के बाजार व सब कुछ इस कोहरे में धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। खिड़की से हवा ठंडी आ रही है। थाने के इस कमरे में जयदीप ने जोर से एक सांस लिया। लखनऊ के व्यस्त वातावरण से दूर यहाँ बहुत ही ताजी हवा है। यह परिवेश बहुत ही अच्छा लग रहा है जयदीप को। इस ठंडी में 3 मृत शरीर पड़ा हुआ है उस जंगल में। बोलिए सर, कैसे आपकी सहायता कर सकता हूँ? उतरौला थाने के इंचार्ज की आवाज सुन वास्तविक दुनिया में लौटे इंस्पेक्टर जयदीप। एक मोटा व नाटा आदमी आकर बैठा है सामने। गोलाकार चेहरे के साथ नाक के नीचे की छोटी सी मूंछ बहुत ही जच रही है उन पर। इंस्पेक्टर जयदीप अपनी कुर्सी को कुछ आगे लाकर बैठे और बोले, आपका नाम? सर, मेरा नाम है सुदर्शन यादव। हाँ, यादव जी, तो सर्च पार्टी रेडी है क्योंकि हम कल सुबह ही जंगल में जा रहे हैं। सुदर्शन कुछ परेशान होकर बोले, सर, लेकिन सर्च पार्टी तो नहीं है। यह सुन जयदीप को बहुत ही गुस्सा आया और बोले, नहीं है मतलब? मैंने तो आपको पहले ही बताया था। हाँ सर, लेकिन बात यह है कि कोई उस जंगल में जाने का साहस नहीं कर रहा। वह जंगल ठीक नहीं है। यह क्या बात हुई? जब साहस नहीं है तो पुलिस में क्यों भर्ती हुए? सुदर्शन कुछ भयभीत से चेहरा बनाते हुए बोले, उस जंगल के अभिशाप की बात यहाँ के लोगों में प्रचलित है, इसलिए कोई उधर जाना ही नहीं चाहता। जयदीप आग बबूला होकर बोले, अभिशाप गया तेल लेने, और आप पुलिस होकर इन सब बातों पर विश्वास करते हैं? उधर 3 बॉडी न मिलने से एक संभावित खूनी छूट जाएगा, यह आप समझ रहे हैं? ऑलरेडी 3 दिन हो चुका है। सभी बॉडी जंगल में ही पड़ी हुई हैं और आप फालतू अभिशाप की बात कर रहे हैं। सर, एक बार आप बात ठीक से सुन तो लीजिए। सुनिए यादव जी, काम अगर नहीं करना चाहते हैं तो रिटायर हो जाइए। बेवजह उस कुर्सी पर बैठकर सरकार के पैसे मत खाइए। कल सुबह 2 लोगों के साथ तैयार रहिएगा जंगल में जाने के लिए, और अगर ऐसा नहीं किया तो आपके विरुद्ध कंप्लेन करने में मैं जरा भी संकोच नहीं करूंगा। फिर मैं भी देखता हूँ आपको नौकरी को कौन बचाता है। इतना बोलकर थाने से बाहर निकल गए इंस्पेक्टर जयदीप। रात के खाने पर सभी एक साथ ही बैठे। गांव के इस बड़े से घर में खाने का बोझ जयदीप को पहली बार हुआ। वैसे खाना सामान्य ही है, लेकिन इस दुखी मन से उन्होंने इतना सब आयोजन किया, उसकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रहे जयदीप।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका निर्मला देवी जी। इस समय आपने रिश्तेदार की तरह रहने के लिए दिए। कल सुबह ही हम लोग यह घर खाली कर देंगे। बात करते करते उन्होंने सभी के ऊपर नजर दौड़ाई। आशीष, श्याम और राजेंद्र के बीच कोई बात नहीं हो रही। हालांकि वह उन लोगों में बात करवाने की चेष्टा भी नहीं करेंगे। उनका काम है सच को उजागर करना, और वही करेंगे केवल। घड़ी में रात के 10 बज रहे हैं। राजेंद्र खाना समाप्त करके बोले, एक बात जानना चाहता था निर्मला देवी जी। कुछ दिन से एक बात कई बार सुन चुका हूँ कि वह जंगल शापित है। वह अभिशाप क्या है, थोड़ा बताइए। निर्मला देवी जी बोली, उस जंगल के बारे में मैं जो भी बोलूंगी याद रखेगा। वह सब कुछ मेरे दादा ने बताया था और मैं भी वही बताने जा रही हूँ। वह जंगल कितना पुराना है यह कोई नहीं जानता। लोगों का मानना है वह जंगल आदिकाल से ही वहाँ पर है। आज से लगभग 80 साल पहले वहाँ एक छोटा पथ था और जंगल भी इतना घना नहीं था। उस समय जंगल को साफ किया गया था, कुछ पेड़ों व झाड़ियों को काटकर, जिससे लोग वहाँ रह सके। एक दिन उस मंदिर को सभी ने तोड़ने की सोची और तोड़ने से पहले मंदिर के अंदर के कमरों को खोला गया। वह मंदिर किस देवता का है, वह किसने बनाया था, इस बारे में कुछ भी किसी को नहीं पता। जो भी हो, इस घटना के बाद आश्चर्यजनक तरीके से बहुत ही भयानक घटना घटी। एक रात पूरा जनपद न जाने कहाँ गायब हो गया। धीरे धीरे वह जगह भर गया, बहुत सारी लताएं, झाड़ियों और जंगली फूलों से। एक साफ जनपद रातों रात कहाँ गायब हो गया, इस रहस्य के बारे में कोई भी नहीं जानता। लोग कहते हैं मंदिर के भीतर बंधे हुए किसी आत्मा ने यह काम किया है। उस जंगल में जो भी जाता है, जंगल उसे निगल जाता है। ना जाने कहाँ खो जाते हैं सभी लोग, कोई चिन्ह भी नहीं मिलता। निर्मला देवी के बात समाप्त हो जाने पर ही किसी के चेहरे से आश्चर्य का भाव नहीं कट रहा। आप क्या अभी भी मेरे भाई को खूनी समझ रहे हैं? That forest is evil। श्याम खड़ा होकर इंस्पेक्टर जयदीप से बोला। इंस्पेक्टर जयदीप को गलत ठहराने की चेष्टा लगातार कर रहे हैं, लेकिन जयदीप चेहरे पर कोई भी विचलित की रेखा नहीं दिखाई दी। इसके उलट इस प्रश्न का उत्तर न देकर हंसकर बोले, कहानी तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही रोमांचक कहानी। जो भी हो, अब मैं जा रहा हूँ सोने। कल सुबह हम लोग बॉडी को लेने जाएंगे, सर्च पार्टी लेकर। शरीरों के मिल जाने पर और उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल जाएगा। गुड नाइट। सभी एक एक कर अपने रूम में जाने लगे। रात बहुत हो गई है। राजेंद्र अपनी कुर्सी छोड़ जाने वाले ही थे कि देखा आशीष अपनी कुर्सी पर बैठा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ। राजेंद्र एक बार सोचे कि उसे आशीष के साथ कुछ बातें कर लेनी चाहिए, लेकिन अगले ही पल अपनी बहन के हंसते हुए चेहरे को सोच रुक गए। जिस लड़के ने उनकी बहन का संभवतः मर्डर किया है, उसके साथ बात करने की कोई जरूरत नहीं है। राजेंद्र हॉल से निकल जाएंगे। ठीक उसी समय आशीष बोला, भैया सच में मैंने हत्या नहीं की, मैंने नहीं किया। वह तो कल सुबह बॉडी के मिल जाने के बाद पता चल ही जाएगा। भैया आप समझ नहीं पा रहे हैं, उस जंगल में कुछ ऐसा है जिसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता। सब सोच रहे हैं मैं पागल हो गया हूँ, पर मैं सच बोल रहा हूँ। एकाएक चारों तरफ का वैसा परिवर्तन मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था, और वह भयानक लताएं। और एक बात मैंने किसी को नहीं बताई। आशीष मेरी बहन को क्यों लेकर गए थे? मेरी बहन ही है एकमात्र मेरे लिए इस दुनिया में, और तो कोई भी नहीं है। जो बोलना है कल इंस्पेक्टर सिंह को बोलना, ठीक है? और कोई भी बात ना बोलकर राजेंद्र अपने सोने वाले कमरे की तरफ चले, और जाते समय स्पष्ट रूप से उन्हें सुनाई दिया कि आशीष अपने मन में ही बड़बड़ा रहा है, लेकिन यह कैसे संभव? मैंने जो देखा वह तो। राजेंद्र के मन में कुछ बात आई, पर उन्होंने पीछे नहीं देखा और सीधे चले गए। अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास सुदर्शन यादव 2 कांस्टेबल के साथ उपस्थित हुए। तब तक इंस्पेक्टर जयदीप तैयार हो गए थे। दोनों कांस्टेबल के चेहरे को देखकर जयदीप समझ गए कि इनमें से किसी का भी मन उस जंगल में जाने का नहीं है। शायद जोर जबरदस्ती से यादव जी ने उनको राजी किया है। जयदीप को देखते ही यादव ने एक सलामी देकर मुस्कुराकर बोले, नमस्कार सर, आपने जैसे कहा था हम आ गए।
अब जितनी जल्दी हो उस जंगल से सर्च करके चले आते तो अच्छा होता। जयदीप ने केवल सिर हिलाया, ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह बाकी सभी के लिए प्रतीक्षा करने लगे, दिमाग में पूरा प्लान बनाने लगे कि किस प्रकार वह इस सर्च को अंजाम देंगे। उसके बाद परिकल्पना के अनुसार जयदीप, भोला, सुदर्शन व उनके 2 कांस्टेबल आशीष और राजेंद्र रवाना हुए जंगल की तरफ। जंगल में पड़े हुए 3 मृत शरीर को खोजना ही इस अभियान का उद्देश्य है। इसी बीच बारिश शुरू हो गई। आसमान कल से ही इसके संकेत दे रहा था, लेकिन बारिश इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी उनमें से किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। साथ में छाता भी किसी ने नहीं लाया, इसलिए भीगने के अलावा कोई उपाय नहीं है। गाड़ी आकर खड़ी हुई उस जंगल की सीमा पर। एक एक कर सभी उतरे। आसपास लोग व घर तो दूर की बात, कोई कौवा तक नहीं दिख रहा। जंगल के आसपास कुछ ना हो पर चिड़ियाओं के रहने की आशा तो किया था इंस्पेक्टर जयदीप ने। और एक जिस दृश्य को देखकर उन्हें अद्भुत लगा वह यह था कि जंगल के चारों तरफ से घिरे हुए कोहरे का विलय, मानो बड़े छाते की तरह किसी ने जंगल को छुपा रखा है। शीतकाल की सुबह की ठंडी हवा और ऊपर से बारिश। कोहरा इतना घना है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं, यही सोचा इंस्पेक्टर जयदीप ने। बारिश के कारण रोशनी कम है और जंगल के भीतर रोशनी इससे भी कम होगी, यह उन्हें पता है। इतनी कम रोशनी में ठीक से दिशा निर्देश करने में भी कठिनाई होगी। जयदीप और आशीष सबसे आगे चल रहे हैं, बाकी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, जंगल के और भी अंदर। अच्छा आशीष, हम लोग किस तरफ जाएं जिससे उन्हें खोजा जा सके? चलते चलते जयदीप ने आशीष से पूछा। आशीष मानो इस दुनिया में है ही नहीं, लौट गया है उस दिन के उस भयानक दृश्यों के पास। पैर के पास बहुत सारी लताएं पड़ी हुई हैं, उन्हीं के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ रहे हैं वह सभी। सर, यहाँ से थोड़ी दूर आगे ही है, लेकिन मैं ठीक से बता नहीं सकता। आशीष की आवाज में डर स्पष्ट है। जयदीप ने एक बार आशीष को संदेह की दृष्टि से देखा। उधर हवलदार भोला कुछ पीछे रह गए, मूत्र त्याग के चक्कर में। लताएं व पत्तों के ऊपर मूत्र त्याग करने में व्यस्त थे वह। बाकी सभी कुछ आगे निकल गए हैं, इसका ध्यान नहीं था उन्हें। एकाएक उन्हें लगा कि उनके चारों तरफ एक घने कोहरे का वृत्त बन गया है। पहले उस पर ध्यान न देने पर भी कुछ देर में उन्हें लगा मानो वह कोहरा उनके पूरे शरीर पर एक जोर का दबाव बना रही है। वहां से जल्द निकलने का सोचा उन्होंने, लेकिन प्रयास व्यर्थ हो गया। किसी वस्तु ने उनके दोनों पैरों को जकड़ लिया। वो जोर लगाने के बाद भी वह अपने पैरों को छुड़ा नहीं पा रहे। चिल्लाने से भी कोई काम नहीं होगा, क्योंकि उस कोहरे ने उसके गले को दबा रखा है। अपने ऊपर घटते यह सब घटना देख डर के मारे उनके पूरे शरीर से पसीना बहने लगा। दोनों पैरों को छुड़ाने के चक्कर में हो गया एक डरावनी घटना। उनके पैर वहीं रह गए, लेकिन शरीर कटकर उनसे अलग हो गया। वह जमीन पर दर्द से कराहते हुए गिरे और चारों तरफ खून ही खून निकलने लगा। उन्होंने देखा उनके चारों तरफ का कोहरा धीरे धीरे अब एक आकार में बदल रहा है और उनके सीने पर एक दबाव बनाने लगा है। अब वह सांस नहीं ले पा रहे। उसी समय उन्होंने अनुभव किया जहां से पैर कटा था वहीं से कुछ उनके अंदर प्रवेश कर रहा है। उधर देखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा जिस जंगली फूल और लताओं के ऊपर वह खड़े थे वही अब अद्भुत तरीके से उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। वह सब मानो केवल लताएं नहीं हैं, वह कुछ और ही है। राजेंद्र सभी के बीच अभी चल रहे थे। इधर उधर मानसी को खोजने की चेष्टा करने पर भी वह सफल नहीं हो रहे। कोहरा इतना घना है कि बीच बीच में एक दूसरे का हाथ पैर भी नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए सभी एक साथ इकट्ठे होकर जा रहे हैं जंगल के और भी अंदर। जंगल के जितने अंदर वह सभी जा रहे हैं कोहरा उतना ही घना होता जा रहा है। एकाएक राजेंद्र को ऐसे लगा कि उनके ग्रुप में कोई एक कम है। यही आशंका उनके मन में बार बार आ रही है। इंस्पेक्टर जयदीप को वह देख नहीं पा रहा है, लेकिन सामने ही है यह सोच जोर से बोले, जयदीप जी, हवलदार भोला क्या आपके साथ है? वह थोड़े से पीछे रह गए थे। कुछ दूर से राजेंद्र की बात को सुना जयदीप ने। इतनी देर बाद हवलदार भोला पर उनका ध्यान गया। बात तो सच है, भोला तो आसपास नहीं है। आशीष के चेहरे पर डर की रेखा साफ दिखाई दे रही है। कांपते हुए आवाज में बोला, सर
मैं कह रहा था ना, इस जंगल में कुछ है। चलिए सर यहाँ से, अभी भी हमारे पास समय है, चलिए सर। जयदीप गुस्से में बोले, शट अप, अब एक और बार कुछ बोला तो तुम्हें यहीं शूट कर दूंगा। आशीष ने डर से सिर झुका लिया। भोला? जयदीप की आवाज मानो कहीं से प्रतिध्वनि बनकर वापस आ रही है। अब उन्होंने चलना बंद कर दिया। इसी बीच आशीष एकाएक खांसना शुरू कर दिया। वह खांसी रुक ही नहीं रही। देखने से ऐसा लग रहा है मानो उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। इसी तरह आशीष बोला, सर, लगता है इस कोहरे के बीच में से कोई मेरे सीने व गले पर दबाव बना रहा है। मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा। यह बात जयदीप को विश्वास नहीं हो रहा। कुछ आगे जाते जाते वह बोलते रहे, डोंट प्ले विद माई माइंड। तुमने अभी तक नहीं बता पाया बॉडी कहाँ पर है, और अब यह सब बहाना। आशीष। बात समाप्त नहीं हुआ, पर वो आश्चर्य होकर इधर उधर देखने लगे, क्योंकि वहां पर आशीष अब नहीं है और उसकी जगह पर आ गया है घना कोहरा। एक क्षण के लिए वह भी डर गए, पर वह आगे बढ़ते रहे। लेकिन घने कोहरे के अलावा वहां कुछ भी नहीं। यह कैसे संभव हो सकता है? अभी तो यहीं पर सभी थे, फिर कहाँ गए? यादव जी, आशीष, राजेंद्र? नहीं, कोई भी उनकी आवाज का उत्तर नहीं दे रहा। एकाएक कुछ सुनकर वह चारों तरफ देखने लगे। ठीक से सुनते ही उन्हें पता चल गया कि एक ही तरह उनके बोले गए बात कोई दोहरा रहा है बार बार। डोंट प्ले विद माई माइंड, डोंट प्ले विद माई माइंड, डोंट प्ले विद माई माइंड, डोंट प्ले विद माई माइंड। शायद वह छुपा हुआ है उन घने कोहरे के पीछे। कौन है? कौन है वहां पर? जयदीप चिल्लाने लगे। उनकी आवाज में डर भरा हुआ है। अब उन्होंने जो देखा उससे उनका पूरा शरीर बर्फ की तरह जम गया। उन्होंने देखा कि कोहरे का एक भाग एक आकृति में परिवर्तन हो रहा है और वह आकृति धीरे धीरे आगे आ रहा है उनकी तरफ। उनको ऐसे लगा कि वह चारों तरफ से घिरे हैं लताओं से। जिधर भी नजर जाती केवल कोहरा ही कोहरा। यह किस दुनिया में आ गए वह? क्या यह उनके मन की भूल है? लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि जमीन पर पड़ी हुई लताओं ने धीरे धीरे उनके पैरों को जकड़ना शुरू कर दिया है और उनके शरीर में घुसने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आशीष को सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई हो रही है। ऐसा ही उस दिन भी हुआ था। उस दिन की तरह आज भी उसे लग रहा है कोहरे के बीच से कुछ भयानक सा निकलकर उसे जकड़ना चाहता है। इंस्पेक्टर जयदीप कहाँ चले गए, यह समझ नहीं आ रहा उसे। जंगल में फिर से आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है उन सभी ने। उसी दिन की तरह इस घने कोहरे में ना जाने कहां सभी गायब हो रहे हैं। इस घने कोहरे के पीछे मानो कोई शैतान खड़ा है। लेकिन यह कैसा कोहरा है जो प्रति सेकंड और भी घना होता जा रहा है और मनुष्यों को निगलता जा रहा है। एकाएक उसने सुना पैर के पास कुछ रखते हुए उसके साथ आगे बढ़ रहा है। देखा तो जंगली लताएं एकजुट होकर धीरे धीरे ऊपर उठ रही हैं। सब कुछ ठीक उसी दिन की तरह हो रहा है। इन सभी भयानक घटनाओं के कारण ही मानसी की मौत हुई। नहीं, आज वह हार नहीं मानेगा। भागने की चेष्टा की, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर कुछ देर बाद खुद को किसी तरह खींचते हुए कुछ दूर पहुंचा, और जहां पहुंचा वह जगह उसके लिए बहुत ही परिचित है। उसी मंदिर के सामने फिर से सीने पर एक दबाव महसूस कर रहा है आशीष, इसलिए मंदिर के अंदर जाकर फर्श पर बैठ गया और हांफता रहा। बहुत ज्यादा थकावट महसूस कर रहा है वह। मंदिर के अंदर अंधेरा छाया हुआ है। बाहर के घने कोहरे के कारण इधर उधर घूम घूम कर देखने लगा वह। देखते ही देखते उसे नजर गया मंदिर की दीवारों पर, जहां प्राचीन चित्र व कई प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। विवेक इसे ही ध्यान से देख रहा था उस दिन। इन चित्रों को किसने बनाया है यह बताया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ प्राचीन चिन्ह एक के बाद एक दीवार पर सजे हुए हैं। ठीक से देखने पर ऐसा लगता है मानो कुछ लिखा हुआ है, पर किस भाषा में यह पता नहीं। कुछ चित्र भी बने हुए हैं जो बहुत अजीब तरह के हैं। पेड़ की तरह का चित्र जिसके नीचे बहुत सारी जड़ें, कुछ मनुष्य की तरह दिखते प्राणी उस पेड़ से दूर भाग रहे हैं। आशीष को याद आया विवेक उस दिन इन्हीं चित्रों को बार बार देख रहा था और फोटो भी लिया था। एक बात दिमाग में आई, क्या इन चित्रों को विवेक ने पुनीत के पास भेजा था
पुनीत और विवेक दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों मिलकर प्राचीन चिन्ह व चित्रों के अच्छे से डिकोड करते हैं। पुनीत इन सब के बारे में बहुत जानकार है। यह बात आशीष ने पहले भी सुनी थी। क्या विवेक ने उस दिन फोटो खींचकर पुनीत के पास भेजा होगा, यह जानने का भी कोई उपाय नहीं है। लेकिन इस मंदिर में ऐसे चित्र क्यों बनाए गए हैं? ठीक उसी समय आशीष का मोबाइल फोन बज उठा। एक अनजाने नंबर से फोन आया है। इस नंबर से कुछ दिनों में कई बार फोन आया है, लेकिन आशीष के बीमार होने के कारण फोन किसी ने नहीं उठाया था। कांपते हुए हाथों से फोन को उठाया आशीष ने। आशीष, आशीष, इंस्पेक्टर सिंह। कई बार बुलाने पर भी किसी का जवाब नहीं आया। सामने के घने कोहरे से निकलने का साहस नहीं हो रहा उन्हें। आशीष ने ठीक ही कहा था कि इस जंगल में जरूर अशुभ शक्ति का वास है। सुदर्शन यादव के पीछे चल रहे दो कांस्टेबल डर से कांपते हुए बोले, सर यहाँ से चलिए सर, भूत प्रेत रहते हैं यहाँ पर, वह हम सभी को मार डालेंगे। सुदर्शन यादव कुछ देर तक सोचे, फिर राजेंद्र से बोले, राजेंद्र जी भाग चलिए यहाँ से, ऐसा ही अलौकिक कहानी हमने बचपन से सुनी है। एक कोहरा जो पूरे गांव को खत्म कर सकता है, उसके आगे हम क्या हैं? भाग चलिए यहाँ से, कोई भी अब नहीं बचा। राजेंद्र डरते हुए एक बार सुदर्शन की तरफ देखा। वह सभी बाहर निकलने का रास्ता खोजने में लगे हैं। क्या करें क्या ना करें, यह ना समझ आने के कारण राजेंद्र भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर आगे बढ़ते झाड़ी के पास उन्होंने बहुत सारा खून देखा। यह देख राजेंद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली। सुदर्शन धीरे से बोले, हवलदार भोला शायद यहीं पर मारे गए, अब शरीर नहीं है, उस अलौकिक कोहरे ने खा लिया है, भाग चलिए यहाँ से। समय न बर्बाद करके वह सभी इस जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। मानसी की बॉडी को खोजने के बारे में भूल गया राजेंद्र। खुद की जान को बचाना ही इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। खोजना ही होगा बाहर निकलने का रास्ता। आशीष ने फोन उठाया। उधर से आवाज आई, हेलो आशीष। हाँ कौन? मैं पुनीत बोल रहा हूँ। हाँ पुनीत, बोलो बोलो। तुम कहाँ हो इस समय? बलरामपुर के उसी जंगल में। पुलिस मुझ पर संदेह करके यहाँ मानसी, विवेक और राहुल की बॉडी को खोजने के लिए मुझे साथ लाए हैं। यह सुन फोन की उधर से पुनीत की घबराने की आवाज आई। वह डरते हुए बोला, क्या? हे भगवान, जितनी जल्दी हो वहां से बाहर निकल जाओ, अभी के अभी। क्यों, क्या हुआ है? कुछ दिन पहले ही विवेक ने कुछ चित्र व चिन्हों के कई फोटो मेरे पास भेजे थे, उसी जंगल के किसी मंदिर से, और उसे रिसर्च करके मैंने जो जानकारी हासिल की है वह बहुत ही डरावनी है। प्लीज आशीष, वहां से बाहर निकल जाओ तुरंत। क्या जानकारी पाई है तुमने, बताओ जल्दी। यह चित्र जो पेड़ की तरह दिख रहा है वह पेड़ नहीं है, वह एक प्राणी है और एक प्राचीन अपदेवता है। कई पुरानी किताबों में उसका उल्लेख किया गया है और उसका नाम है काउंट मैग्नस, जिसके नीचे का भाग पेड़ की जड़ की तरह दिखता है। देखने में ऐसे लगता है मानो कई सारी जंगली लताएं हैं। लताओं की तरह दिखने वाले वह सभी उसके पैर हैं और ऊपर का भाग फॉग डॉम यानी कोहरे के बड़े गोले की तरह दिखता है। देखने से लगेगा घना कोहरा है, लेकिन वही है काउंट मैग्नस। जितना समय बीतता जाता है उतना ही बड़ा और घना होता जाता है वह, और एक हेलुसिनेशन तैयार करता है दिमाग के अंदर। और वे सभी चिन्ह, वह क्या है? वह सावधानी का चिन्ह है, जिसमें लिखा है मंदिर के अंदर एक कमरा है, उस कमरे में एक पाताली गुफा। चिन्ह के अनुसार उस गुफा के अंदर वह शैतानी कोहरा बंद करके रखा गया था, लेकिन अगर वह गुफा खुला तो वही काउंट मैग्नस के जीवित होने का कारण बनेगा। आशीष के हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। उसके सामने उस दिन के सभी दृश्य आ गए, जब उस गुफा के दरवाजों को खोलने के बाद घने कोहरे का जन्म हुआ था। आशीष ने उस दिन जो बहुत सारे पेड़ देखे थे, ना खत्म होने वाले जंगल, वह सब कुछ था हैलुसिनेशन। किसी तरह वह उस दिन बचकर लौट आया था, लेकिन आज बहुत साल पहले उस जनपद को शायद काउंट मैग्नस ने ही छुपा दिया था कोहरे के पीछे। बहुत दिन तक किसी के यहाँ न आने से वह कोहरा कम शक्तिशाली हो गया था, लेकिन उस दिन वह सभी चारों दोस्तों में अनजाने में ही इस प्राचीन शैतान को जगा दिया था। तभी आशीष को लगा आवाज करते हुए कोई इधर आ ही रहा है। छुपने की जगह नहीं है आशीष के पास।
आवाज धीरे धीरे सामने आ गई। उसने देखा मानसी का मरा हुआ शरीर, लेकिन वह मृत शरीर नीचे लेटा हुआ नहीं है, वह तो खड़ी है और वह चल रही है। डर के कारण मानो आशीष अभी बेहोश हो जाएगा, लेकिन उसी बीच आशीष की नजर गई मानसी के शरीर पर। उसका शरीर गले से पेट तक कटा हुआ था और वहां से ना जाने काले काले कीड़े जैसे कुछ निकल रहे थे। हाँ, सांप की तरह कुछ तो निकल रहा है। सांप के जैसे कुछ भयानक छोटे छोटे जानवर उस कटी हुई जगह से निकलकर पूरे शरीर पर चिपक रहे हैं। यह दृश्य बहुत ही डरावना है, लेकिन वह सांप नहीं है, लताओं की तरह है, पर जीवित है। और वह सभी जीवित हैं और धीरे धीरे आकार में भी बड़े हो रहे हैं। अब एक अद्भुत आवाज निकालने लगी मानसी के मुंह से, लेकिन नहीं, यह आवाज तो मानसी की नहीं है। यह आवाज वो कर रहे हैं, वह सभी अद्भुत प्राणी, ना जाने कि वह सभी चिल्ला रहे हैं। आशीष ने देखा कि मानसी के हाथ पैर धीरे धीरे अलग होने लगे और उसके अंदर के सांप की तरह का जीव भयानक और बड़ा होने लगा। मानसी के सिर से बहुत सारी जीवित लताएं निकल रही हैं, मानो काउंट मैग्नस अपने पैरों की ओर बढ़ रहा है। अब आशीष की तरफ वह घना कोहरा एक आकृति लेते हुए बढ़ने लगा। वह कोहरा घना होता गया और बड़ा और भयानक और घना भी। घने कोहरे की एक चादर मानव चारों तरफ से घेर रही है आशीष को। उसके चारों तरफ का रास्ता अब बंद हो चुका है। काउंट मैग्नस ने अपना एक और शिकार चुन लिया है। पूरा जंगल आशीष की चीखों से थर्रा उठा। किसी कारणवश शाम उन सभी के साथ जंगल नहीं गए थे। वह उतरौला के थाने में ही सभी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात को उन्हें खबर दी गई कि उस जंगल से कोई भी अभी तक नहीं लौटा। अगले दिन सुबह शाम बलरामपुर के एक इंस्पेक्टर जब जंगल के पास पहुंचे और आसपास जब कुछ देर देखा तो उन्हें एक बॉडी मिली। वह जंगल के बाहर पड़ी हुई थी। पास जाकर देखा तो वह कोई और नहीं, उतरौला थाने के इंचार्ज सुदर्शन यादव थे, जो अधमरे पड़े हुए थे। उनका पूरा शरीर जगह जगह से कट गया था। उसी कटी जगह से मानो किसी ने उनका खून चूस लिया था। एक ही दिन में वह अद्भुत तरीके से पतले हो गए। यह घटना चारों तरफ फैल गई थी और लोगों में उस जंगल के लिए डर और भी बढ़ गया था। पुलिस प्रशासन ने एक टीम बनाई सभी को खोजने के लिए, क्योंकि एक इंस्पेक्टर, 3 कांस्टेबल और 2 आदमी लापता हो गए हैं। सुदर्शन यादव ने ऑफिसर को बयान दिया कि कोई भी जिंदा नहीं बचा है, लेकिन प्रशासन का मानना है शायद उन्हें किसी ने जंगल में बंदी बना लिया होगा। हॉस्पिटल में 2-3 दिन तक इलाज होने के बाद आज ठीक होकर उतरौला थाने में आए हैं सुदर्शन यादव। उन्होंने सुना है कि पुलिस प्रशासन की कोई टीम सभी को खोजने के लिए बनाई है और सुदर्शन उनसे कुछ कहना चाहते हैं। जब वह थाने में पहुंचे तो देखा पूरी पुलिस टीम जंगल में जाने के लिए तैयार थी। सुदर्शन यादव जाते ही सभी से बोले, आप सब बुरा मत मानिएगा, मैं बस इतना कहता हूँ, आप सभी जंगल में मत जाइए, वहाँ मौत के अलावा और कुछ भी नहीं। यह सुन टीम के कुछ नौजवान पुलिस हंसते हुए बोले, सुदर्शन जी, आपने अपराधियों से पंगा नहीं ले पाए, हम उन्हें अभी घसीट कर लाते हैं। अभी आपका इलाज हुआ है, आप जाइए। और सुना है वहाँ पर भूत प्रेत हैं, अगर हैं तो पुलिस का डंडा उन पर भी चल सकता है। यह सुन वहाँ सभी हंसने लगे। सुदर्शन यादव शायद किसी तरह भागते हुए जंगल से निकले थे और शायद भागते वक्त उनके पूरे पैरों में न जाने कैसे बहुत सारी चोटें आई थी, इसलिए लंगड़ाते हुए चलकर दरवाजे से बाहर निकलते हुए भी वह बड़बड़ा रहे थे, जंगल में मत जाओ, वहाँ केवल मौत है, वहाँ केवल मौत है, सबको मार डालेगा वह जंगल, वहाँ केवल मौत है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।